अगर रडार के काम करने के तरीके को समझना हो तो इसकी सबसे अच्छी ये मिसाल शायद ये होगी कि आप एक घाटी में जोर से आवाज लगाएं और फिर उसकी गूंज यानी एको का इंतजार करें। हाँ, और इस आवाज लगाने और गूंज सुनने के बीच जो वक्त लगता है, उसी से दूरी का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये रडार का मूल सिद्धांत है तो इसका जो हार्डवेयर है वो एक तरह से इस पूरे सिस्टम के फेफड़े, मुंह, कान और दिमाग जैसा है। ये सिर्फ वो घूमने वाली डिश नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। ये तो कई बहुत ही खास घटकों का एक जटिल समूह है जो एक दूसरे के साथ प्रकाश की गति से काम करते हैं। जी बिल्कुल। और ये तालमेल इतना जरूरी है कि अगर एक भी हिस्सा, एक भी पुर्जा काम करना बंद कर दे, तो पूरा सिस्टम अंधा हो जाता है। अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। और रडार के मामले में ये बात 100% सच है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम इस हार्डवेयर की परतों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये ट्रांसमीटर, ड्यूप्लेक्सर और रिसीवर जैसे घटक कैसे मिलकर कच्ची बिजली को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक अहम टैक्टिकल इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक रडार सिस्टम के ये जो मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो असल में हैं क्या? देखिए, मोटे तौर पर किसी भी रडार सिस्टम में 6 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पहला है ट्रांसमीटर, जो सिग्नल बनाता है। फिर है ड्यूप्लेक्सर, जो एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर है। अच्छा। फिर एंटेना, जो सिग्नल भेजता भी है और पाता भी है। उसके बाद रिसीवर, जो वापस आई गूंज को सुनता है और समझता है। पावर सप्लाई, जो पूरे सिस्टम को ऊर्जा देता है। और आखिर में डिस्प्ले सिस्टम, जो सारी जानकारी को हमारे सामने पेश करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो आवाज लगाता है, द ट्रांसमीटर। इसका मुख्य काम क्या है और ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा बनाता कैसे है? हाँ, ट्रांसमीटर का काम है बहुत सटीक अंतराल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के शक्तिशाली पल्सेस बनाना। इसके अंदर 2 मुख्य सब यूनिट्स होते हैं, एक हाई वोल्टेज मॉड्यूलेटर और एक आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। मॉड्यूलेटर। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात मॉड्यूलेटर ही है। इसे आप एक बहुत ही हाई स्पीड स्विच की तरह समझ सकते हैं। ये सिस्टम को बताता है कि फायर कब करना है। ये बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग के साथ हाई एम्पलीट्यूड वाले रेक्टेंगुलर पल्सेस भेजता है, जो ट्रांसमीटर को ट्रिगर करते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो इतना पावरफुल पल्स है, इसे बनाने का कोई एक ही तरीका है या फिर अलग-अलग मिशंस के लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर रडार डिजाइन की बारीकियां सामने आती है। मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला और ज्यादा क्लासिक तरीका है हाई पावर ऑसिलेटर का इस्तेमाल करना। ऑसिलेटर। जी, इसमें मैग्नेट्रॉन नाम की एक डिवाइस होती है। जब मॉड्यूलेटर का हाई वोल्टेज पल्स इस मैग्नेट्रॉन पर पड़ता है, तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और उसी से वो पावरफुल आरएफ सिग्नल बनता है जिसे भेजना है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है हाई पावर एम्पलीफायर का। इसमें क्लाइस्ट्रॉन या TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जैसी डिवाइस इस्तेमाल होती हैं। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। एक लो पावर सोर्स पहले एक कमजोर लेकिन बहुत ही स्थिर और कंट्रोलेबल सिग्नल बनाता है। अच्छा। फिर ये एम्पलीफायर उस सिग्नल की पावर को हजारों गुना बढ़ा देता है, ठीक एंटीना में भेजने से पहले। तो कह सकते हैं कि एक में सिग्नल बनता ही पावरफुल है और दूसरे में कमजोर सिग्नल को पावरफुल बनाया जाता है। तो इन दोनों तरीकों में कोई ट्रेड ऑफ भी तो होगा? सेना एक को दूसरे पर कब चुनती है? बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी पुरानी, सस्ती और बहुत मजबूत है, काफी रगेड होती है, इसलिए कई सिस्टम्स में आज भी इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है। वो क्या? इसमें आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या फेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जिस फ्रीक्वेंसी पर बना उसी पर रहेगा। दूसरी तरफ एम्पलीफायर बेस्ड सिस्टम जैसे क्लाइस्ट्रॉन ज्यादा महंगे और कॉम्प्लेक्स है, पर वो आपको सिग्नल पर पूरा कंट्रोल देते हैं। पूरा कंट्रोल? हाँ, आप हर पल्स की फ्रीक्वेंसी और फेज को बदल सकते हैं, और ये क्षमता मॉडर्न डॉपलर रडार्स के लिए बहुत जरूरी है, जो सिर्फ टारगेट की मौजूदगी नहीं बल्कि उसकी गति भी बताते हैं। समझ गया। तो यहाँ एक और समस्या मेरे दिमाग में आ रही है। ज्यादातर रडार भेजने और प्राप्त करने के लिए एक ही एंटेना का उपयोग करते हैं। जी, जैसा आपने बताया, ट्रांसमीटर तो किलोवाट्स में पावर फेंक रहा है और दूसरी तरफ रिसीवर को बहुत हल्की माइक्रोवाट्स की इको सुननी है, तो वो बहुत सेंसिटिव होगा। तो ये संवेदनशील रिसीवर ट्रांसमीटर के इतने शक्तिशाली पल्स से खुद को बचाता कैसे? वो तो जल जाएगा।
बिल्कुल सही सवाल। अगर ये सुरक्षा ना हो तो रिसीवर पहले ही पल्स में जलकर खाक हो जाएगा और इसी समस्या का समाधान है ड्यूप्लेक्सर। ड्यूप्लेक्सर। ड्यूप्लेक्सर को आप एक बहुत तेज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच समझ सकते हैं। इसका एक ही काम है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच ट्रैफिक को मैनेज करना और रिसीवर की हर हाल में सुरक्षा करना। ये काम कैसे करता है? जब रडार ट्रांसमिट कर रहा होता है तो ड्यूप्लेक्सर एंटीना का रास्ता ट्रांसमीटर के लिए खोल देता है और रिसीवर का दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। और जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म होता है, जो कि माइक्रोसेकंड्स में होता होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये तुरंत ट्रांसमीटर का रास्ता बंद करता है और एंटेना को रिसीवर से जोड़ देता है ताकि वो बहुत हल्की सी गूंज को भी सुन सके। अच्छा, तो इसे मैं ऐसे समझ सकता हूँ क्या? मान लीजिए मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली सर्च लाइट है जो एक कैमरे का भी काम करती है। ठीक है। अगर मैं तस्वीर लेते समय लाइट को चालू रखूंगा तो उसकी चकाचौंध से तस्वीर पूरी तरह सफेद हो जाएगी। डुप्लेक्सर एक हाई स्पीड शटर की तरह है जो ठीक उसी मिलीसेकंड में लाइट को बंद कर देता है जब कैमरा का लेंस किसी रिफ्लेक्शन को देखने के लिए खुलता है। बेहतरीन एनालॉजी, बिल्कुल यही काम है उसका। और यही चीज रडार को ये अद्भुत क्षमता देती है कि वो पूरी ताकत से चिल्लाए और फिर तुरंत सबसे शांत फुसफुसाहट को भी सुन सके। वाकई कमाल है। जी, इसीलिए कहते हैं अगर आपका डुप्लेक्सर फेल होता है तो आपका अरबों का मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक महंगा मेटल बॉक्स है। तो डुप्लेक्सर ने अपना काम कर दिया, उसने रिसीवर को बचा लिया। जी। अब सिग्नल एंटेना के हवाले है। मुझे लगता है कि एंटेना का काम सिर्फ सिग्नल को बाहर फेंकना नहीं होगा, इसमें भी कोई इंजीनियरिंग की बारीकी होगी। हाँ बिल्कुल, एंटेना सिस्टम एक गेटवे की तरह काम करता है। इसका काम सिर्फ ऊर्जा को भेजना और पाना नहीं है, बल्कि उसे एक खास दिशा में फोकस करना है, एक बीम की तरह। सही। ये ट्रांसमीटर से आने वाले पल्स को एक पतली डायरेक्शनल बीम बनाकर अंतरिक्ष में भेजता है और फिर जब वो पल्स किसी टारगेट से टकराकर वापस आता है तो यही एंटेना उस कमजोर इको को पकड़ता है और एनर्जी लॉस कम से कम हो इसके लिए ये वेव गाइड्स का इस्तेमाल करता है। ये तो क्लासिक पैराबोलिक डिश एंटेना की बात हुई, लेकिन आजकल ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे की बहुत चर्चा होती है। क्या वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं या वो बिल्कुल अलग हैं? आपने एक बहुत ही एडवांस टॉपिक छेड़ा है। एएसए रडार टेक्नोलॉजी में एक क्रांति की तरह है। पुराने एंटेना जिन्हें हम मैकेनिकली स्टीयर्ड कहते हैं, उन्हें दिशा बदलने के लिए मतलब भौतिक रूप से घूमना पड़ता था। हाँ, वो घूमते हुए दिखते हैं। जी, लेकिन एएसए एंटीना में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं। ये बिना हिले डुले सिर्फ इन मॉड्यूल्स से निकलने वाली तरंगों के फेज को इलेक्ट्रॉनिकली बदलकर बीम की दिशा को लगभग तुरंत बदल सकते हैं। अरे वाह, तो इसका फायदा? इसका फायदा ये है कि ये एक ही समय में कई दिशाओं में देख सकता है, कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और इसे जैम करना भी बहुत मुश्किल है। ये पारंपरिक एंटीना से कई गुना ज्यादा तेज और वर्सेटाइल है। कमाल है। तो एंटीना ने काम किया और वो कमजोर सी गूंज वापस पकड़ ली। अब रिसीवर का क्या रोल है? वो इस ना के बराबर सिग्नल का क्या करता है? जो एको वापस आती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, अक्सर बैकग्राउंड नॉइज से भी कम। रिसीवर का पहला और सबसे जरूरी काम है उस हल्की सी गूंज को इतना एम्पलीफाई करना कि उसे प्रोसेस किया जा सके, और वो भी बिना उसमें और नॉइज जोड़े। और इसके लिए वो एक बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे सुपर हेट्रोडाइन कहते हैं। सुपर हेट्रोडाइन, ये सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है असल में। जो एको वापस आती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसे सीधे सीधे एम्पलीफाई करना मुश्किल और अस्थिर होता है। अच्छा। रिसीवर के अंदर एक लोकल ऑसिलेटर होता है। ये आने वाली हाई फ्रीक्वेंसी एको को लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके एक कम और स्थिर फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। इस नई फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जिसे आईएफ कहते हैं। जी, अब इस कम आईएफ सिग्नल को स्टेबलाइज करना और कई स्टेजेस में एम्पलीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार ये अच्छी तरह एम्पलीफाई हो जाए तो इसे एक वीडियो पल्स में बदल दिया जाता है जिसे हम डिस्प्ले पर देखते हैं। तो असल में ये सिग्नल को प्रोसेस करने से पहले उसे एक मैनेजेबल रूप में लाने का तरीका है। और इन सब चीजों को चलाने वाली शक्ति यानी पावर सप्लाई, आपने शुरू में इसका जिक्र किया था। ट्रांसमीटर की भारी पावर जरूरत को देखते हुए ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। पूरे रडार सिस्टम में ट्रांसमीटर सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है।
उसे कई किलोवॉट्स की पीक पावर चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए। जब पल्स भेजा जा रहा हो। हाँ, उसके बाद एक लंबा लिसनिंग टाइम होता है। तो पावर सप्लाई को उतनी भारी पीक पावर देने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। पावर सप्लाई को केवल सिस्टम द्वारा खपत की गई औसत यानी एवरेज शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जो पीक पावर से काफी कम होती है। समझ गया। इससे डिजाइन काफी प्रैक्टिकल हो जाता होगा। बिल्कुल। और आखिर में वो हिस्सा जो हमें कहानी का अंत बताता है, डिस्प्ले सिस्टम। ये सिर्फ एक हरी स्क्रीन पर घूमने वाली लाइन से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, वो हरी घूमने वाली लाइन जिसे पीपीआई कहते हैं, वो तो शुरुआत थी। आज के डिजिटल डिस्प्ले एक पूरी टैक्टिकल पिक्चर पेश करते हैं। जैसे कि? वो सिर्फ टारगेट की पोजीशन ही नहीं दिखाते, बल्कि उसकी स्पीड, उसकी ऊंचाई, वो हमारी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, और आईएफएफ यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम के जरिए ये भी बताते हैं कि वो दोस्त है या दुश्मन। ये सारी जानकारी एक ही स्क्रीन पर एक नक्शे के ऊपर रियल टाइम में दिखाई जाती है। तो इन सभी घटकों का एक साथ बिल्कुल सही तरीके से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन इसका बड़ा मतलब क्या है? इसका बड़ा मतलब ये है कि रडार एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। ये एक चेन की तरह है जहां हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जैसा हमने डुप्लेक्सर की बात की, अगर वो फेल हो जाए तो ट्रांसमीटर का पहला ही पल्स रिसीवर को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, रडार बहरा हो जाएगा। और वो आवाज ही नहीं लगा पाएगा अगर ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेटर फेल हो जाए, बिल्कुल। तब कोई पल्स बनेगा ही नहीं, मतलब रडार गूंगा हो जाएगा। एंटीना का वेव गाइड अगर डैमेज हो गया तो सारी शक्ति एंटीना तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर गलत सुर बजा दे तो पूरी सिम्फनी बिगड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक घटक की सटीकता और उनका आपसी तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन ही वो वजह है जो रडार को सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से लक्ष्य का भी पता लगाने की ये अद्भुत क्षमता देता है। बिल्कुल, बात सिर्फ पुर्जों की नहीं, उनके माइक्रोसेकंड लेवल के तालमेल की है। चलिए, आज की चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी? जी, आज हमने रडार के हार्डवेयर की गहराई को समझा। पहली बात, हमने सीखा कि ट्रांसमीटर हाई पावर पल्स बनाने के लिए मॉड्यूलेटर का उपयोग करता है, और इसके लिए या तो ऑसिलेटर जैसे मैग्नेट्रॉन या एम्पलीफायर जैसे क्लाइस्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है। और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। सही। फिर हमने ड्यूप्लेक्सर को एक बेहद जरूरी इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में पहचाना, जो संवेदनशील रिसीवर की रक्षा करता है। हमने एंटेना को एक गेटवे के रूप में समझा, और रिसीवर की सुपर हेट्रोडाइन तकनीक को भी, जो सिग्नल को एक स्थिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में बदलता है। और पावर सप्लाई और डिस्प्ले सिस्टम्स? हाँ, और अंत में हमने जाना कि पावर सप्लाई को सिस्टम के लिए पीक पावर नहीं बल्कि औसत शक्ति देनी होती है, और कैसे डिस्प्ले सिस्टम्स ने कच्ची जानकारी को एक टैक्टिकल पिक्चर में बदल दिया है। आज की हमारी चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए जरूर उठता है। हाँ, श्रोताओं के लिए एक चिंतनशील प्रश्न ये है, अगर एक हाई पावर ट्रांसमिशन पल्स के दौरान ड्यूप्लेक्सर रिसीवर को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने में विफल हो जाए, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट भी ना करे बल्कि सिर्फ उसे डैमेज करे, तो रडार की कार्य करने की क्षमता पर इसका तत्काल और सीधा परिणाम क्या होगा?